अब हम दोस्तों बात करेंगे जो है ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे अभी हम आपसे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, ठीक है, सॉरी, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आइए पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम पहले बात करेंगे ब्लड। तो ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड क्या है? एक आपको कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, टिश्यू किससे बना होता है? सेल से बना होता है। तो ब्लड जो है एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है, ठीक है। ये क्या है? लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, लिक्विड को कनेक्ट करता है। लिक्विड कनेक्टिंग ये आपको टिश्यू है, ठीक है। लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू है ब्लड, तो ये ध्यान रखना है। ये आपको ऑक्सीजन को कैरी करेगा आपके लंग्स से एंड टुवर्ड्स द बॉडी की तरफ, ठीक है। तो ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टुवर्ड्स द बॉडी, एंड ये आपको कैरी करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, एंड फ्रॉम टिश्यू टू द लंग्स। क्योंकि लंग्स जो है एक तरह से प्यूरिफायर एजेंट है, प्यूरिफायर करता है, प्यूरिफायर इक्विपमेंट है, एक तरह से समझिए कि प्यूरिफायर। तो शुरू में ब्लड क्या किया? ऑक्सीजन को कैरी किया लंग्स से, और वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाया। उसके बाद जो लंग्स में जो भी खराब ब्लड है, जो CO2 मिक्स ब्लड है, उसको लेकर के लंग्स तक आया, ताकि उसमें जो है प्यूरिफाई करे। तो लंग्स जो है आपको प्यूरिफाई करता है उसमें, ठीक है। तो ये टिश्यू से उठा करके ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है। हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, जो कि रेड ब्लड सेल, जिसको हम RBC के फॉर्म में पाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है रेड ब्लड सेल्स के अंतर्गत, इसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं। बोलते हैं क्या उसका हेमोग्लोबिन काफी जो है डेंगू के दौरान गिर गया, मतलब उसका जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उसके रेड ब्लड सेल में उसकी कमी हो जाती है। तो डेंगू के दौरान, ठीक है, जब डेंगू होता है तो क्या होता है? हेमोग्लोबिन का घट जाता है, ठीक है, उसका लेवल बहुत तेजी से घटता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन जो है घटेगा, जब ये घटेगा तो मतलब कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जो प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स है ना, प्रोटीन्स जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं किसमें? RBC में, रेड ब्लड सेल में, वो जो है कम जाएगा, ठीक है। तो जब ये कमेगा तो इंसान फिर बचेगा कहाँ से, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें उसमें आ जाती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं earthworms के बारे में। earthworms के पास हेमोग्लोबिन होता है, जो कि डिजोल्व होता है उसके प्लाज्मा में, ठीक है, प्लाज्मा में, ठीक है। प्लाज्मा थेरेपी भी की जाती है। हेयर अगर किसी का खराब हो गया, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसमें प्लाज्मा थेरेपी की जाती है, ठीक है। प्लाज्मा भी इंड्यूस किया जाता है, ठीक है। और पहले रोलर वगैरह चलाया जाता है, उसके बाद प्लाज्मा दिया जाता है उसके जड़ों में, कैल्स के जड़ों में, ताकि वो ग्रो कर सके। तो earthworms के अंतर्गत जो है वो हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि प्लाज्मा के फॉर्म में डिजोल्व होता है। एनो न्यूक्लियस इज इनसाइड द रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो एक रेड ब्लड सेल के अंतर्गत जो है एन नॉट न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ठीक है। एन नॉट जो होता है न्यूक्लियस होता है, जो कि रेड ब्लड सेल के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब हम बात जहाँ कर रहे हैं ब्लड ग्रुपिंग का, तो ब्लड के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो ब्लड ग्रुपिंग को समझना ज्यादा जरूरी है कि कौन सा ब्लड ग्रुप कौन कौन होता है। तो हम बात करते हैं AB ग्रुप। AB ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कहा जाता है। अब ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होती। एंटीबॉडीज का मतलब, मान लीजिए कोई भी चीजें इसमें इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो ये इसको वो नहीं करोगे, क्योंकि अगर अगर बात करें ग्रुप A का, तो ग्रुप A में क्या होगा? देखिए, अगर मैं ग्रुप A की बात करूं, ठीक है, ब्लड ग्रुप A, उसमें A जो होगा, जो ग्रुप A की बात करें मतलब एंटीजन उसमें वही होगा, ठीक है, एंटीजन A होगा। लेकिन A के साथ B अटैच नहीं है, तो इसमें एंटीबॉडी B होगी, ठीक है। जिस ग्रुप की बात करूंगा उसके अंतर्गत वही एंटीजन होगा। B ग्रुप में बात करूं तो B ग्रुप में B एंटीजन होगा, और उसमें जो है A एंटीबॉडीज होगा, ठीक है। ये वाला अगर आएगा तो उसको हटा, वो रिजेक्ट कर देगा, उसकी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसी तरह से AB की अगर बात करें तो AB के पास दोनों एंटीजेंस पाए जाएंगे, A भी पाए जाएंगे, B भी पाए जाएंगे, ठीक है। तो A जो भी A होता है ना, ये ग्रुप A और B, तो जो भी A जो होता है वो आपके उसके एंटीजन को डिनोट करता है, बाकी जो उसमें अवेलेबल नहीं है वो एंटीबॉडीज को डिनोट करता है।
तो ए बी ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, इसका होने का मतलब हुआ कि इसमें कोई भी किसी तरह का एंटीबॉडीज नहीं होता। तो ए बी ग्रुप हैज नो एंटीबॉडीज, ठीक है, नो एंटीबॉडीज, ठीक है, क्योंकि दोनों एंटीजन इसमें पाए गए और दोनों एंटीबॉडीज इसमें नहीं पाए जाएंगे। बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए का। ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होगा, क्योंकि ए जो है वो जो ग्रुप है वो आपको एंटीजन को डिनोट कर रहा है और इसमें एंटीबॉडी भी नहीं होगी। ब्लड ग्रुप ए बी के अंतर्गत बी जो है सॉरी ग्रुप बी के तहत बी एंटीजन होगा और एंटीबॉडी ए नहीं होगी। ए बी जो है जो रिसिपिएंट्स है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स है, इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती। वो के अंतर्गत कोई एंटीजन नहीं होता, क्योंकि इसमें ए और बी तो है ही नहीं, तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होगा। सो इसमें कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाएगी, तो इसलिए वो वाले जो है ब्लड ग्रुप ओ वाले ये डोनर माने जाते हैं, तो ये दे देते हैं, ठीक है, डोनर। लेकिन यूनिवर्सल जो डोनर है ना, ये मैंने कहीं पढ़ा था, उसमें एक्चुअली आजकल वो निगेटिव को बोल रहे हैं, ठीक है, वो के अंतर्गत वो पॉजिटिव भी ग्रुप होता है, सब ग्रुप है, और वो निगेटिव होता है। तो यूनिवर्सल डोनर की लिस्ट में ओ माइनस को मान रहे हैं, वो निगेटिव को मान रहे हैं। सो इफ आर एच डी, ठीक है, जो आर एच जो होता है एक फैक्टर होता है जिसको हम रेसस फैक्टर के नाम से जानते हैं, RHESUS, रेसस फैक्टर, ठीक है, एक वो जिन्होंने प्रतिपादित किया तो उन्हीं का नाम है। तो आर एच डी जो एंटीजन इसके अंतर्गत प्रेजेंट होता है, और ब्लड ग्रुप आर एच डी इज पॉजिटिव होगा, तो आर एच डी एंटीजन प्रेजेंट होगा आर एच फैक्टर के अंतर्गत, तो इसमें आर एच डी पॉजिटिव होगा। अगर इफ आर एच डी अगर जो है एंटीजन अगर इसमें एब्सेंट है, तो उसमें आर एच डी जो है वो निगेटिव होगा, रेसस फैक्टर जो है निगेटिव होगा। मोस्ट केस में ऐसा देखा गया है कि जो ओ आर एच डी होता है, जो निगेटिव ब्लड ग्रुप वो होता है, दैट कैन सेफली बी गिवन टू हिम, ठीक है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, हमको जब मैं बना रहा था क्वेश्चन हमें भी उस समय याद नहीं आ रहा था कि वाई ओ माइनस ओ निगेटिव इज कंसीडर एज ए यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर इसको इसलिए कहा गया कि अगर हम ओ निगेटिव में बात करें तो ये सेफली दिया जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये निगेटिव ब्लड है और इसके अंतर्गत जो है एब्सेंट होगा एंटीजन, आरएचडी एंटीजन एब्सेंट होगा। तो जहां पे जिस वो निगेटिव के अंतर्गत आरएचडी रेसस जो स्केल्स होता है ये आपको एब्सेंट होता है, तो जहां पे आरएचडी एब्सेंट है, क्योंकि ओएचडी प्लस में तो है आरएचडी पॉजिटिव है, तो वो नहीं दिया जाएगा उसको, वो थोड़ा सा रिएक्ट कर देगा। लेकिन आरएचडी में वो निगेटिव में एब्सेंट होता है, तो वो निगेटिव दिया जाता है, इसलिए इसको वो माइनस को हम यहाँ पे याद रखिएगा, ये आपको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया ये भी, और यूनिवर्सल डोनर हो गया ओ माइनस, ठीक है जी। तो ओ माइनस हो गया यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और वो डिपेंड्स किस पे किया, वो आपको आर एच डी फैक्टर पे डिपेंड किया, ठीक है। और आर एच डी पॉजिटिव होगा मतलब वो पॉजिटिव है, और आर एच को क्या बोलते हैं, रिसस फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो रिसस फैक्टर जिसमें नहीं हो वही यूनिवर्सल डोनर हो सकता है। तो रिसस फैक्टर जो जिसमें एब्सेंट है वो है ओ माइनस, ठीक है। अब ब्लड ग्रुपिंग को किसने डिस्कवर किया, ठीक है, तो ब्लड ग्रुपिंग को डिस्कवर किया लैंड एस्टेनर ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि किसने ब्लड ग्रुप को खोज किया, तो लैंड एस्टेनर ने। अगर हम बात करते हैं एंटीजन, एंटीजन जो है एक स्टिमुलेट्स फॉर्मेशंस करता है एंटीबॉडी के ऊपर, स्टिमुलेट फॉर्मेशंस ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। तो स्टिमुलेट, अब स्टिमुलस रेस्पॉन्स पढ़े, इसका रेस्पॉन्स, ठीक है। तो ये स्टिमुलेट करेगा मतलब उसको एक्साइट करेगा और बदले में इधर रेस्पॉन्स मिलेगा उसको, ठीक है। जैसे मैंने आपको कुछ कहा तो मैंने आपको स्टिमुलेट किया और आप बदले में कुछ बोले तो रेस्पॉन्स हो गया। तो यहाँ पे जो है एंटीजन, इसका काम क्या है, ये एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में मदद करता है। तो एंटीजन कितना आवश्यक है समझ गए। एंटीजन आपको स्टिमुलेट्स करेगा, क्या स्टिमुलेट्स करेगा, स्टिमुलेट्स करेगा ताकि आप एंटीबॉडी को जनरेट कीजिए, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। जैसे वायरस आपके अंदर घुसा तो ये स्टिमुलस रेस्पॉन्स को उसने खत्म कर दिया वायरस ने, ठीक है। तो एंटीजन जो है वो नहीं होगा, ठीक है, और उसकी वजह से जो है आपकी बॉडी वायरस को किल नहीं कर पाएगी। तो एंटीजन स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में। तो एक तरह से एक फॉरेन प्रोटीन है, ठीक है, फॉरेन प्रोटीन, फॉरेन का मतलब एलियन प्रोटीन, ठीक है, इसे फॉरेन प्रोटीन है, मतलब बाहर से इंड्यूस होता है। इसको हम ब्लड प्रोटीन क्यों कहते हैं, तो ग्लोबुलिन जो है वो ब्लड प्रोटीन है विच में मेक एन इन्फेक्टेड एनिमल्स इम्यून टू फॉरेन एंटीजन, ठीक है। अब मान लीजिए कोई फॉरेन एलिमेंट है, वायरस आपके अंतर्गत घुस गया, इंटर कर गया, ठीक है, तो उसके लिए ग्लोबुलिन का होना बहुत जरूरी है आपके बॉडी में, जिसको हम ब्लड प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे डेंगू क्या है, वायरस है, ठीक है। अब डेंगू जब जाता है अंदर, डेंगू का जो वायरस जाएगा उससे क्या होगा,
वो आपकी ब्लड प्रोटीन को ही तो कम करता है। होमोग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। होमोग्लोबिन कमता जाएगा मतलब ग्लोबुलिन कमता जाएगा। और जब ग्लोबुलिन कमेगा तो क्या होगा, आपका जो बॉडी इन्फेक्ट हो गया है वो लड़ नहीं पाएगा एंटीजन के खिलाफ, जो भी बाहर से एलिमेंट आए हैं उसके खिलाफ इम्यून नहीं हो पाएगा और आप जो है चल बसोगे। तो इस तरह की ये बात कही गई है। तो अब आता है विक्सियस नेचर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू द प्रोटीन इज ब्लड। अब विक्सियस नेचर जो ब्लड के अंतर्गत होता है ना, विक्सियस नेचर जो होता है वो ब्लड के, वो ह्यूमन ब्लड के अंतर्गत, वो आपको किसकी वजह से होता है? जो ब्लड के अंतर्गत जो प्रोटीन अवेलेबल होता है ना, वो उसी की वजह से उसको हम बोलते हैं कि वो विक्सियस ही नेचर है। तो ये विक्सियस इन नेचर का मतलब होता है वो एक्चुअली जो भी विक्सियस होगा ना जी, वो आपको वायलेंट होगा। वायलेंट मतलब तहस नहस करने वाला। विक्सियस नेचर का मतलब होता है वायलेंट, ठीक है, वायलेंट इन नेचर, ठीक है, बोलता है विस्कियस नेचर का, वायलेंट इन नेचर है। तो ह्यूमन ब्लड के अंतर्गत जो प्रोटीन होता है वही विस्कियस इन नेचर है। डायमीटर्स ऑफ व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, जिसकी डायमीटर होती है व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल की 0.007 mm होती है। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया एक बीमारी है, एक डिजीज है जो कि व्हाइट कॉर्पस्कल्स के एक्सेस मात्रा बढ़ जाने से, ब्लड सेल्स मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स का मात्रा अगर बढ़ जाएगा तो ल्यूकेमिया बीमारी हो जाती है। सो अगर हम बात करते हैं इम्ब्रायो के अंतर्गत, जहाँ पे जो लीवर इज द मेन साइट है आरबीसी के प्रोडक्शन का, तो आरबीसी का प्रोडक्शन कौन करेगा? लीवर, ठीक है, ये मेन साइट है लीवर के आरबीसी के प्रोडक्शन का इम्ब्रायो के अंतर्गत। सो प्रोडक्शन स्टिमुलेटेड बाय द इरिथ्रोप्रोटीन, तो प्रोडक्शन कौन स्टिमुलेट करेगा? इरिथ्रोप्रोटीन जो है, स्टिमुलेट का मतलब उसको एक्साइट करेगा, ठीक है, ये उसको आप करो, इसको उसको इनकरेज करेगा। सो ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ब्लड के अंतर्गत ब्लड का ग्लूकोज लेवल का बढ़ना, आपको समझ ही गए, चीनिया बीमारी जो होती है, शुगर पेशेंट हो जाता है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल दैट मेजर्ड इन द मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, तो ये कई बार इसके यूनिट पूछे जाते हैं कि इसको ब्लड ग्लूकोज लेवल को कैसे मेजर करते हैं, तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर से मेजर किया जाता है। नॉर्मल जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है वो 42 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर इससे ज्यादा हो गया तो फिर वो चिंता का बात है, उससे कम है तब भी चिंता का बात है, चल जाएगा, लेकिन आपको ग्लूकोज भी होना चाहिए बॉडी के अंतर्गत। कोरोनरी आर्टरीज की अगर हम बात करें तो दैट डिसीव ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कोरोनरी आर्टरीज जो है वो आपको मदद क्या करेगा? ऑक्सीजन को आगे स्टिमुलेट करने में, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरीज दैट डिलीवर ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट, ठीक है, तो यहाँ डिलीवर है, मैंने एक्चुअली थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत कर दिया, तो ये डिलीवर करेगा ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने में। कोरोनरी आर्टरीज अगर इसमें ब्लॉकेज हो जाएगी तो हार्ट अटैक आ जाता है 90% के आसपास। ऐसे तो 60-70% में ही जो है हार्ट अटैक स्टार्ट हो जाता है, उसके लक्षण दिखने लग जाते हैं। अब आता है आर्टरीज और इसको वेन्स, इसको ये रिमूव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हार्ट से, ठीक है। तो वेन जो होता है जैसे VEINS, ठीक है, वेन्स जो है आपको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा आपकी, वेन्स का मतलब है ना। और ये जो आर्टरी होती है वो आपको डिलीवर करेगी रिच मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड को, मतलब प्योर ब्लड को। तो आर्टरीज के अंतर्गत प्योर ब्लड होगा, और वेन्स के अंतर्गत जो आपकी नस जो है इधर आपके हाथ में दिखता है, उस सब में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। जब आप मसल एक्सरसाइज करते हो तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, ठीक है, और या सोडियम वगैरह की मात्रा कम होगी, न्यूट्रिएंट्स होगा तब। तो कोरोनरी आर्टरी जो है रिच ऑक्सीजन ब्लड को हार्ट तक पहुंचाती है, और वेन्स क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अलग करता है, ठीक है, हार्ट से दूर ले जाएगा, वेन्स रिमूव अलग करेगा हार्ट से। बात करते हैं थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन जो है एक एंजाइम की तरह काम करता है, ठीक है, थ्रोम्बिन एक प्रोटीन ही है, वो आपको एंजाइम के तौर पे आपको इधर काम करते हुए दिख जाएगा, ठीक है, थ्रोम्बिन, ठीक है, वर्किंग लाइक एंजाइम एंड दैट चेंजेस सॉल्युबल प्रोटीन फाइब्रिनोजेन टू इनसॉल्युबल फाइब्रिन, ठीक है। तो ये सॉल्युबल जो प्रोटीन है उसके अंतर्गत फाइब्रिनोजेन के फॉर्म में उसको इनसॉल्युबल, अघुलनीय, ठीक है, नहीं घुलने वाला फाइब्रिन के तौर में चेंज कर देगा, और ये आपको ब्लड क्लॉटिंग को प्रोमोट करता है। तो थ्रोम्बिन ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो थ्रोम्बिन की वजह से होता है, ठीक है, तो याद रखना है कि जो ब्लड क्लॉटिंग है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो आपको थ्रोम्बिन प्रोटीन से होता है, थ्रोम्बिन प्रोटीन की वजह से होगा, तो ये प्रोमोट करेगा थ्रोम्बिन।
अब बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा इंपॉर्टेंट है, 90% इसके अंतर्गत वाटर होता है। प्लाज्मा कंटेन्स एल्बुमिन। प्लाज्मा क्या रखता है? एल्बुमिन। एल्बुमिन किसका फॉर्म है? प्रोटीन का फॉर्म से। एंड देन फाइब्रिनोजेन का फॉर्म है। फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन कन्वर्ट करता है, कौन करता था? थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता था, ठीक है। फाइब्रिनोजेन जो सॉल्युबल प्रोटीन है उसको फाइब्रिन में इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। तो प्लाज्मा के पास एल्बुमिन है प्रोटीन के फॉर्म में, जो फाइब्रिनोजेन है जो कि जो सॉल्युबल था, एंड उसको फिर जो है ग्लोबुलिन जो कि जिसमें एंटीबॉडीज होता है, ठीक है। जब एक फॉरेन एलिमेंट अटेंड करता है तो एंटीबॉडीज आपको मदद करता है, इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो ग्लोबुलिन जो है इसके अंतर्गत। तो प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए जो है एंटीबॉडीज डाला जाता था कोविड के पेशेंट को, ठीक है। प्लाज्मा देने की बात कही गई थी, बाद में फिर लोगों ने इसको खारिज कर दिया। तो प्लाज्मा के अंतर्गत एल्बुमिन जो कि प्रोटीन से है, फाइब्रिनोजेन जो है सॉल्युबल प्रोटीन था, और बाद में उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट किया जाता था जो आपको ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता था। तो थ्रोम्बिन एक एजेंट के तौर पे काम करता है, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में थ्रोम्बिन मदद करेगा। और जो ग्लोबुलिन होता है जो कि एक एंटीबॉडी जिसके अंतर्गत होता है, वो आपको इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है फॉरेन एलिमेंट के खिलाफ। तो गेटिंग ऑक्सीजन टू बॉडी सेल, ठीक है। अब ऑक्सीजन बॉडी सेल में कैसे आते हैं? तो अब टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द लंग्स, तो आप एयर जो इनहेल करते हो उससे लंग्स तक पहुंचता है वो, ठीक है। तो बॉडी, ठीक है, वहां तक जाती है। देन ट्रांसपोर्टिंग दैट ऑक्सीजन इनटू ब्लड, उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा ब्लड के द्वारा। एंड देन डिलीवरिंग द ऑक्सीजन टू द सेल, उसके बाद सेल्स तक जो है उस ऑक्सीजन को डिलीवर किया जाएगा, ठीक है। एंड थ्रू आउट द बॉडी। तो ये सारी पूरे मैकेनिज्म्स है ब्लड्स का, ठीक है, ब्लड के अंतर्गत, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को मैंने आपको पूरा इन डिटेल बता दिया, ठीक है। और इसको फिर रिवाइज करते रहिए, और फिर मिलेंगे अगले एडिशंस में, और जहां हम आपके साथ पढ़ेंगे डाइजेशंस और एक्सक्रीशंस का, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के बारे में पूरी बात करेंगे, कौन कौन से उसमें एंजाइम्स वगैरह है, तो उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ, ठीक है, एजुकेशन रिसर्च के साथ, ठीक है। और देखते रहिए, और अच्छा लगे तो इसको शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच।